हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास है उसका हम लोग 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो में सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और इस सेशन को जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का जो 25 क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2022 एग्जाम के लिए, 2022 के मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो जल्दी से इसे लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग बिना समय को गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक बात आपको बता दें कि अब से डेली बेसिस पर आपको क्लास मिलेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो डेली आप अवश्य जुड़े क्लास में। तो चलिए आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लेंगे। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कार्बोनरी संगठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। कार्बोनरी संगठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको इसका जवाब कमेंट में करके देना है। चूंकि ये पहला क्वेश्चन है तो इसका जवाब आपको कमेंट में करके देना है कि इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कमेंट में करके बताना है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था। तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। तो अब ये देख लीजिए, यही है आपका नेपोलियन बोनापार्ट, इन्हीं के द्वारा जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया। तो दूसरा का जो होगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कहां हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड में। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, यानी तीसरा का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन है जी, इसको बढ़िया तरीके से याद करिएगा। कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1820, ऑप्शन नंबर बी है 1829, ऑप्शन सी है 1830 और ऑप्शन नंबर डी है 1931। तो आपको बताना है कि एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। तो एड्रियानोपुल की संधि आपका 1829 ईस्वी में हुआ था, यानी कि चौथा का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। और यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर कहता है कि एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी 1829 ईस्वी में हुई थी, अच्छी बात है, लेकिन एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो किन 2 देशों के बीच हुई थी। जब भी संधि होता है तो कोई 2 देशों के बीच होता है, और यह जो संधि हुई थी 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो किन 2 देशों के बीच में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहता है कि तुर्की और रूस के बीच में, यहाँ पे रूसा हो गया है, मिस प्रिंट है, तुर्की और रूस के बीच में। ऑप्शन बी है यूनान और पोलैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर सी है तुर्की और हैंगरी के बीच में, और ऑप्शन नंबर डी है हैंगरी और पोलैंड के बीच में। तो आपको बताना है कि 1829 की जो एड्रियानोपुल की संधि थी वो किन 2 देशों के बीच में हुई थी। तो 5 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो तुर्की और रूस के बीच में हुआ था, यानी 5 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब। ठीक है, यूनान पहले से गुलाम था, आप सभी लोगों को पता है। तो कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है कब घोषित किया गया था। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। राष्ट्र का मतलब होता है देश। ठीक है, राष्ट्र का मतलब होता है देश, याद रखेंगे। तो कहता है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। ऑप्शन ए है 1836 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1832, ऑप्शन सी 1842 और ऑप्शन नंबर डी है 1830। तो 6 का क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप सब लोग नीचे कमेंट करिए। तो हम बता दें कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। 1832 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1832।
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था। 1832 से पहले ये जो था एक गुलाम देश में आता था, ठीक है। 1832 से पहले यह जो है एक गुलाम देश में आता था, जबकि 1832 ईस्वी में यह जो है स्वतंत्र हो गया और यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यानी 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करीब करीब प्रत्येक वर्षों में जो ये क्वेश्चन है पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1864 ईस्वी में हुआ था कि 1866 ईस्वी में हुआ था कि 1870 में हुआ था या 1871 में हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 7 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बता दें कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी 1871 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में, ठीक है, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो इसके विरोध में जो था निम्न में से कौन था, यानी निम्नलिखित, यानी कि नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में चारों में से जो था वो विरोध में कौन था? इंग्लैंड था या रूस था, ऑस्ट्रिया था या प्रसा था, ठीक है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में 4 देश जो हैं, इसमें से कोई एक देश जो था इसके विरुद्ध में था, ठीक है, इसके विरोध में था। तो बताना है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में निम्नलिखित में से कौन सा देश था? 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देख लीजिए, एक होता है ऑस्ट्रेलिया, देख लीजिएगा यहाँ पे, एक होता है ऑस्ट्रेलिया और एक होता है ऑस्ट्रिया, ठीक है। एक होता है ऑस्ट्रिया और एक होता है ऑस्ट्रेलिया, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया था, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जिक्र उतना नहीं किया गया है, ऑस्ट्रिया का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया जो था इसके विरुद्ध में था। इंग्लैंड भी साथ में था, रूस भी साथ था, प्रसा भी साथ था, लेकिन ऑस्ट्रिया जो था यह जो था इसके विरुद्ध में था, इसके विरोध में था। तो 8 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध जो था किस संगठन से था? यहाँ पे क्वेश्चन संगठन के स्थान पे आपको दल पूछ दे सकता है, समूह पूछ दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? संगठन के बदले में दल पूछ सकता है कि मेजनी का जो संबंध था वो किस दल से था, या मेजनी का संबंध जो था किस समूह से था। सबका आंसर एक ही होगा। तो देख लीजिएगा, मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी दल से था, ठीक है, कार्बोनरी संगठन से था, कहिए दल कहिए समूह कहिए सब एक ही बात है। तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी दल से था, यानी 9 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की, शासक यह हो जाएगा, किस शासक वंश की स्थापना जो है, पुनर्स्थापना जो है वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। पुनर्स्थापना मतलब हो गया कि एक बार पहले हो चुका था स्थापना, ठीक है, उसका दोबारा जो है स्थापना किया गया है, इसका दोबारा स्थापना किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुर्बो वंश, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना, पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी आपको बताना है कि टोटल कितने महादेश हैं। सबसे पहले आप एक कमेंट करके बताइएगा कि टोटल विश्व में कितने महादेश हैं, इसका जवाब हमको कमेंट में करके दीजिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, नहीं वर्तमान में किस महादेश में, किस महाद्वीप में आते हैं। तो 11 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 11 का सी, ठीक है, यूरोप।
इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं, यानी 11 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेडॉन का युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था। सेडॉन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो 12 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस और प्रशा के बीच। ठीक है, सेडॉन का युद्ध जो हुआ था फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था, यानी 12 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। ठीक है, किस देश का हंगरी पर जो है पूर्ण आधिपत्य था। यहाँ पर है लिखा गया है, कहने का है जो इंडिकेट करता है कि ये अभी प्रेजेंट में भी है, लेकिन था का मतलब होता है कि पास्ट में, यानी भविष्य में था, पहले था। ठीक है, तो कहता है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। तो 13 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। 13 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है जी, बिल्कुल एमसीक्यू क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है तुर्की को, ऑप्शन बी है इटली को, ऑप्शन सी है इंग्लैंड को, या ऑप्शन डी है फ्रांस को। तो बताना है कि यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है। तो 14 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। जबकि यहाँ पे देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि एशिया का मरीज जो है किसे कहा जाता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, एशिया का मरीज जो है चीन को कहा जाता है, जबकि यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। याद रखेंगे, इस बात को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन पूछता है। पहला कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की को, जबकि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन को। एशिया का मरीज चीन को, जबकि यूरोप का मरीज तुर्की को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक जो था वो कौन था। यंग यूरोप होता है और एक होता है यंग इटली। यंग यूरोप और यंग इटली। तो पूछता है कि यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो कौन था। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है गैरीवाल्डी, यहाँ पे बेरीवाल्डी लिखा गया है, गैरीवाल्डी हो जाएगा, मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है गैरीवाल्डी, ऑप्शन सी है मिस्टर इमैनुअल। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है मसौली। तो बता दें कि 15 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक या यंग यूरोप का स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था, यानी 15 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यंग यूरोप का संस्थापक कहिए या किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो वो मेजनी के द्वारा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है, किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। क्रीमिया का युद्ध, शेडोवा का युद्ध, प्रशा डेनमार्क का युद्ध, या शेडॉन का युद्ध। तो बताना है कि क्रीमिया का युद्ध होगा कि शेडोवा का युद्ध होगा कि प्रशा या डेनमार्क युद्ध होगा या शेडॉन का युद्ध होगा। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेडॉन का युद्ध। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडॉन का युद्ध। ठीक है, सेडॉन का युद्ध। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया था। ठीक है, पोलैंड जो विरोध किया था उसको किसने कुचल दिया था। रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, या फ्रांस ने। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस ने। पोलैंड के विरोध को रूस के द्वारा जो है कुचल दिया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था जबरदस्ती। ठीक है, तो पोलैंड के विरोध को किसने कुचल दिया था, तो रूस ने हो जाएगा। 18 का जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था। रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है किसके द्वारा किया गया था। तो 19 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्मार्क के द्वारा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। लिखना भी सीख लीजिएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, 19 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी। क्रांतिकारियों की,
व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी एवं समानता की। तो बताना है कि जालबेरिन कैसी संस्था थी या किसकी संस्था थी। तो 20 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी, जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। 20 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन को सामना करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गैरीवाल्डी जो था पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी नाम तो बहुत सुने होंगे। गैरीवाल्डी जो था पेशे से क्या था, सिपाही था कि किसान था कि जमींदार था कि नाविक था। गैरीवाल्डी जो था पेशे से क्या था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। गैरीवाल्डी पेशे से जो था वो नाविक था। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का या इंग्लैंड का। तो 22 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान का। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा है, तो यूनान का, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बताया जाता है कि यूनान जो था कला में, विद्या में, संस्कृति में, संस्कार में, सब कुछ में सबसे आगे था। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, मतलब यादगार रहा, प्रेरणा के तहत रहा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनान। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। बता देते हैं सीएम, पीएम या डीएम। चलिए आप लोगों के लिए 3 ऑप्शन, सीएम, पीएम या डीएम। देख लीजिए, सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो यानी प्रधानमंत्री मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि पीएम हो जाएगा। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने पीएम के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी 23 का सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है कि नेपल्स की क्रांति जो हुई थी कब हुई थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेपल्स की क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1820 ईस्वी में, 1821 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में या 1823 ईस्वी में। तो नेपल्स की जो क्रांति हुई थी कब हुई थी, 1820, 1821, 1822 या 1823। तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1821 ईस्वी में। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। नेपल्स की जो क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में हुआ था, यानी 24 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था, यानी 24 का जो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस मात्र 24 क्वेश्चन था। मिलेंगे कल के इसी तरह के 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।